देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। अयोध्या से बड़ी खबर मिल रही है, जहां राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पहले सुरक्षा से जुड़ी खबर है। आपको बता दें कि कल बैठक होने वाली है। राम जन्मभूमि स्थायी सुरक्षा समिति की बैठक जो है वो कल है। राम मंदिर के साथ प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सुरक्षा पर मंथन होगा। बैठक में अयोध्या और राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा पर कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। इसके साथ ही बैठक में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के साथ एडीजी सुरक्षा, आईजी, एसएसपी होंगे मौजूद। राम मंदिर की सुरक्षा के लिए प्रदेश सरकार के विशेष सुरक्षा दल एसएसएफ के अधिकारी भी मौजूद रहने वाले हैं। 15 सितंबर से राम जन्मभूमि की सुरक्षा कमान संभाल सकते हैं एसएसएफ के जवान। तो ये बड़ी जानकारी फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले सुरक्षा से जुड़ी ये बड़ी बैठक जो कि कल होने जा रही है। राम जन्मभूमि स्थायी सुरक्षा समिति की ये बैठक है जो कि कल है और इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा देखना होगा। राम मंदिर के साथ प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सुरक्षा पर यहां पर मंथन होगा। अनिल निषाद हमारे संवाददाता जुड़ गए, जरा जानकारी उनसे ले लेते हैं। अनिल, क्या जानकारी कल की इस बैठक को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां तेज हो गई हैं, जिसको लेकर के लगातार ट्रस्ट बैठकें करा रहा है। इसके साथ साथ जो है कल एक बड़ी बैठक होगी जिसमें एडीजी सुरक्षा, आईजी, एसएसपी और यहाँ के आला अधिकारी मौजूद रहेंगे और प्राण प्रतिष्ठा में सुरक्षा की व्यवस्था को लेकर भी बड़ी बैठक ये मानी जा रही है। जी बिल्कुल, बड़ी बैठक की मानी जा रही है। तमाम ऐसे विषय जिसको लेकर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही जन्मभूमि की सुरक्षा कमान संभाल सकते हैं यहाँ पर एसएसएफ के जवान, ये भी जानकारी फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। इस बैठक में कौन कौन मौजूद रहने वाले हैं, अमित क्या जानकारी? बिल्कुल, जो है ये एसएसएफ के जवान जो है मुख्यमंत्री का स्पेशल दस्ता है, जो ये एसएसएफ के जवान मंगाए गए हैं जो राम जन्मभूमि की सुरक्षा में लगेंगे। इसके साथ साथ जो एडीजी जोन, एडीजी सुरक्षा, एसएसपी से लेकर के जो भी पुलिस अधिकारी हैं यहाँ मौजूद रहेंगे और एक ये बड़ी बैठक होगी सुरक्षा के मद्देनजर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, ये तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। गाजियाबाद से खबर है, फर्नीचर के गोदाम में आग लग गई है। आग लगने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका है। मोदीनगर थाना क्षेत्र के गोविंदपुरी का ये पूरा मामला है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर ये देखिए अब आग की तस्वीरें सामने आ गई है। आपको बता दें कि यहाँ पर फर्नीचर के गोदाम में भीषण आग लग गई और आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। हालांकि मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका है। मोदीनगर थाना क्षेत्र के गोविंदपुरी का ये पूरा मामला, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन आग की लपटे से आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि किस तरीके से भीषण आग जो कि लगी है। हालांकि जैसे ही आग लगी, अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। तुरंत इसकी जानकारी पुलिस, फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को दी गई। मौके पर कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। बताया जा रहा है कि इस आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका है। मोदीनगर थाना क्षेत्र के गोविंदपुरी का ये पूरा मामला। तो फर्नीचर के गोदाम में भीषण आग लगी। गाजियाबाद से खबर है, आग लगने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। लाखों का जो सामान है वो जलकर खाक हो चुका है। हालांकि आग किन कारणों से लगी इसका भी पता नहीं चल सका है, लेकिन इस काले धुएं से साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि कितनी भीषण ये आग रही होगी। लाखों का ऐसा सामान जो कि जलकर खाक हो चुका है। फर्नीचर की, क्योंकि ये पूरा गोदाम था, जिसके चलते इस पूरे गोदाम में भीषण आग लग गई देखते ही देखते। और इसकी जानकारी पुलिस और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को दी गई है। वही लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। फर्नीचर के गोदाम में ये भीषण आग, अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। इन काले धुएं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण ये आग है। हालांकि वहां पर लोगों का जमावड़ा भी जरूर आप देख सकते हैं, लेकिन इसकी जानकारी आनन फानन में फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को दी गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचती, आग बुझाने का प्रयास किया जाता है। बताया जा रहा है कि लाखों का सामान जो कि जलकर खाक हो चुका है। हालांकि आग किन कारणों से लगी है फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो सका है। सुनील शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए, जरा जानकारी उनसे लेते हैं। सुनील, आग किन कारणों से लगी, क्या इसका पता चल सका है? फिलहाल स्थिति कैसी?
देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी मौके पर दमकल की जो टीम है और यहाँ पर जीडीए से लेकर जो नगर पालिका तक की जो टीम यहाँ पर पहुंची है वो अभी जांच कर रही है। और जो आग लगने का जो कारण है वो अभी पता नहीं लग पाया है, क्योंकि ये नई कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग थी जिसके अंदर ये आग लगी है। और इससे पहले भी लगभग इन्हीं जिनके यहाँ आग लगी है, अब कुछ दिन पहले इनका गोदाम था, उसमें भी पहले लगभग साल भर पहले भी आग लग चुकी है। लेकिन यदि दमकल विभाग की बात करें तो उनकी ओर से जो मतलब जो गाड़ियां जो पहुंची हैं यहाँ पर आग बुझाने के लिए, वो लगभग काफी देर से पहुंची हैं। और यदि मात्रा की बात करें तो यदि मोदी नगर फायर स्टेशन की बात करें तो इनके पास केवल 2 ही गाड़ियां हैं, जो कि पर्याप्त नहीं थी। कि जब ये आग लगी तो गोदाम में कोई मौजूद था सुनील? क्या किसी के हताहत होने की कोई जानकारी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये फर्नीचर का गोदाम था। इसके अंदर भारी मात्रा में जो फर्नीचर का सामान रखा हुआ था और इसके अंदर जो गद्दे वगैरह रखे थे, फॉर्म रखा हुआ था। उसके अंदर जैसी आग लगी तो जो उसके अंदर कारीगर थे उन्होंने भागकर किसी तरह से अपनी जान बचाई है। ठीक है सुनील, आप नजर बनाए रखिएगा। जो भी अपडेट होके पहुंचाना, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। सिंचाई विभाग के वित्त नियंत्रक राजीव कुमार सिंह को विभाग के पुरुष कर्मचारियों से एलर्जी है या महिला शक्ति का सम्मान करते हैं। उन्होंने पुरुष कर्मचारियों को हटाकर सारा काम महिला कर्मचारियों को सौंप दिया है। इसके अलावा महिलाओं को राजनीति में आरक्षण मिले ना मिले, लेकिन सिंचाई विभाग की ट्रांसफर पोस्टिंग में जरूर आरक्षण मिला है। साथ ही वित्त नियंत्रक राजीव कुमार सिंह ने सिंचाई विभाग के अधिष्ठान बजट में महिला कर्मचारियों को सारा काम सौंप दिया है। साथ ही 3 प्रधान सहायक होने के बाद भी वित्त नियंत्रक ने कनिष्ठ सहायक को काम दिया है। राजीव कुमार सिंह अनुभाग में पुरुष प्रधान सहायकों को छोड़कर महिलाओं को काम बांटने में लगे हुए हैं। अंजू श्रीवास्तव, शिवी त्रिपाठी, नुपुर निगम, शिल्पी सिंह, आरती वर्मा को आपको बता दें कि अनुभाग का काम सौंपा गया है। वित्त नियंत्रक राजीव कुमार सिंह के इस फैसले की पूरे विभाग में चर्चा हो रही है। तो लगातार ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। राजीव कुमार ने दिया ट्रांसफर पोस्टिंग में महिलाओं को आरक्षण और महत्वपूर्ण स्थानों का काम महिलाओं के हाथों को सौंप दिया गया है। राजीव कुमार सिंह के इस फैसले की अब विभाग में खूब चर्चाएं हो रही हैं। अब यहां पर सवाल भी यही है कि क्या पुरुष कर्मचारियों से एलर्जी है या फिर महिला शक्ति का यहां पर सम्मान किया जा रहा है। आपको बता दें कि उन्होंने पुरुष कर्मचारियों को हटाकर सारा काम जो है वो महिला कर्मचारियों को सौंप दिया है। इसके अलावा महिलाओं को राजनीति में आरक्षण मिले ना मिले, लेकिन सिंचाई विभाग की ट्रांसफर पोस्टिंग में जरूर आरक्षण मिला है। साथ ही वित्त नियंत्रक राजीव कुमार सिंह ने सिंचाई विभाग के अधिष्ठान बजट में महिला कर्मचारियों को सारा काम भी सौंप दिया है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि 3 प्रधान सहायक होने के बाद भी वित्त नियंत्रक ने कनिष्ठ सहायक को काम दिया है। राजीव कुमार सिंह अनुभाग में पुरुष प्रधान सहायकों को छोड़कर महिलाओं को काम बांटने में लगे हुए हैं। अंजू श्रीवास्तव, शिवी त्रिपाठी, नुपुर निगम, शिल्पी सिंह, आरती वर्मा को अनुभाग का काम सौंपा गया है। अब वित्त नियंत्रक राजीव कुमार सिंह के इस फैसले की पूरे विभाग में चर्चा हो रही है। संदीप मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ गए, जरा जानकारी उनसे ले लेते हैं। संदीप, ये जो निर्णय लिया गया है, क्या इसके पीछे की वजह यहाँ पर बताई गई है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से इसकी वजह तो अभी साफ नहीं हो पाई है, लेकिन सिंचाई विभाग के वित्त नियंत्रक हैं राजीव कुमार सिंह, उन्होंने जो है पुरुषों से एलर्जी शायद है लग रहा है और महिला शक्ति को आगे सम्मान दे रहे हैं और इसी वजह से जो है जो महिलाएं हैं उनको काम सबसे ज्यादा देते नजर आ रहे हैं। यानी कि साफ है कि जिस तरीके से पुरुषों को वहां पे ना अटैच करके और महिलाओं को सर्वाधिक जो है वहां पे काम दे दिया गया है। यानी कि जो काम कभी पहले पुरुष किया करते थे, लेकिन अब वो काम जो है वहां पे तैनात महिलाएं करती हुई नजर आएंगी। यानी कि साफ है कि जिस तरीके से विभाग की छवि है, जिस तरीके से सिंचाई विभाग की छवि है कि साफ सुथरा काम करने को लेकर के, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी अपनी मनमानी करने को लगे हुए हैं। शायद यही बड़ी वजह है कि आज जो है सिंचाई विभाग काफी ज्यादा चर्चा में रहता है और शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि जिस तरीके से सिंचाई विभाग के लोग जो है काम करने को लेकर के लगातार जो है उत्साहित होते हैं, लेकिन वो पुरुषों को काम ना दे करके सिर्फ काम महिलाओं को सौंप देना, ये कहीं ना कहीं एक प्रश्न उठाता है। यानी कि साफ है कि
कि कहीं ना कहीं पुरुषों की भी लापरवाही मानी जा सकती है, कि हो सकता है कि वो विभाग में सही संचितता से काम ना कर रहे हो, लेकिन ये बड़ी बात है कि वित्त नियंत्रक के चहते हैं और इस वजह से उनको सभी को काम से हटा वहां के दिया लोग गया है। इसको किस तरीके से देख रहे हैं संदीप? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से सिंचाई विभाग में महिलाओं को काम देने के बाद से विभाग में गुफ्तगू तेज हो गई है, यानी कि चर्चाएं तेज हो गई हैं। जो पुरुष कभी वहां पे काम कर रहे थे वो लगातार आरोप लगा रहे हैं और उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से सिंचाई विभाग में एक तरीके से काम हो रहा है, महिलाओं पर डिपेंड होना चाह रहा है, तो ये एक गलत बात को कहते हुए वो नजर आ रहे हैं। लेकिन साफ है कि जिस तरीके से विभाग में जो छवि है उस छवि को धूमिल किया जा रहा है, यानी कि महिलाओं को सिर्फ काम दे करके पुरुषों को काम ना दे करके पुरुषों से काम हटा दिया जाना। और सबसे बड़ी बात है ये है कि एक एक महिला को जो है लगभग 12-12, 15-15 जिले दे दिए गए हैं काम करने को लेकर के। वहीं पर पुरुषों की अगर बात करें तो पुरुषों के पास कोई काम नहीं है। चलिए, अब इसके पीछे क्या मकसद है ये तो देखना होगा। संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। इसी बीच रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। से ही आप अपनी एप्लीकेशन भी फाइल कर सकते हो ई कोर्ट्स के माध्यम से। अब आपको फिजिकली वहाँ प्रेजेंट नहीं रहना पड़ता, आप अपने डिस्ट्रिक्ट से ही अपना केस भी लड़ सकते हो। ई कोर्ट से बहुत सुविधा भी हुई है, आपको फिजिकली वहाँ पे अपीयर नहीं होना पड़ता। और छोटे कोर्ट्स में बहुत सारे मुकदमे पेंडिंग हैं, जहाँ पे इसकी सबसे बड़ी आवश्यकता देखी गई तो इसको वहीं से शुरू किया गया था। डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट से लेते हुए इसको पूरा पहले 2 चरण अगर आप देखोगे वहीं पे फोकस ज़्यादा किया गया था, सारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और ई कोर्ट्स की भी सुविधा देने का। सर, कैबिनेट में जिस तरह से रक्षा मंत्री जी ने प्रस्ताव पेश किया, आप सब ने उसे प्रस्ताव को मंजूरी दी और पूरा देश ने देखा, पूरा दुनिया ने आज G20 की तारीफ कर रहा है कि जिस तरह से आयोजन हुआ है और जो उसके फैसले हुए हैं। लेकिन भारत में ही कई ऐसे लोग हैं, विपक्षी दल, खासकर लालू यादव ने एक वीडियो भी जारी किया है कि इतने बड़े आयोजन से गरीबों को क्या मिला। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि कैबिनेट से जुड़ा हुआ विषय हो तब तो बहुत अच्छा है, मैं उसका उत्तर दूंगा। अब कैबिनेट ब्रीफिंग के बाहर आप पूछ लेंगे तो मैं आपको इसका उत्तर भी दे दूंगा। 140 करोड़ भारतीयों का मान सम्मान और भारत का मान सम्मान अगर G20 के आयोजन से बड़ा है तो वहीं पर अगर हर खाने की टेबल पर मिलेट को लेकर, मोटे अनाज को लेकर आज अगर दुनिया भर में चर्चा हो रही है तो छोटे किसान का कहीं पर लाभ हुआ है। आज अगर भारत की कला, संस्कृति, परंपराओं की चर्चा होती है, भारत के पर्यटन को अगर बढ़ावा मिलने की बात है तो G20 के इस पटल के माध्यम से हुआ है। यही नहीं, अगर बायोफ्यूल अलायंस की आप बात करते हो तो बायोफ्यूल अलायंस में किसका लाभ होगा? अगर पेट्रोल में इथेनॉल जुड़ेगा तो किसान के ही खेत से निकलने वाली उपज का सबसे बड़ा लाभ किसान को मिलने वाला है। एक नहीं, अनेक ऐसे उदाहरण। अगर ये भारत अरब जगत से होते हुई अगर यूरोप तक की इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगी, किसको लाभ मिलेगा? यहाँ के 90 लाख लोग जो अगर वहां पर काम करते हैं अरब देशों में, उनके आने जाने की सुविधा, यहाँ के अनाज, सब्जियों से लेकर भारत के ट्रेड। तो कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे। इसी बीच रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।